हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सब, आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस के ऊपर। यानी आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे जब पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने बिजनेस की स्पेशल अकाउंटिंग यानी फुल फ्लैज क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली बेटा यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मिनी कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर्स के हैं उनकी भी नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए। जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, चाहे वो फर्म गुडविल हो चाहे परचेज गुडविल हो, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे अगर पार्टनरशिप फर्म के पास अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हम उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती है ना, तो आप कहीं ना कहीं फुल फ्लैज क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो प्रायर लेक्चर्स बेटा जितने भी मेरे चेंज इन पीएसआर में थे उसमें मैंने ये सारे आपके जो मिनी कंसेप्ट हैं ये सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बेटा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उसको यही एडवाइस करूंगा, ठीक है, कि आप मेरे इस चैप्टर के प्रायर लेक्चर्स पढ़ के आओ, तो आपको ना ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर बोलते हैं ना कि मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा कि ये लेक्चर आपको, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आप बोलते हैं ना इस लेक्चर को अच्छे से समझो, बट स्टिल एक एडवाइस है मेरी कि अगर आप प्रायर लेक्चर्स पढ़कर आते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और ये फुल फ्लैश क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर हम अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर देखो ना, ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि अगर आपको ना आंसर अच्छे से लगाना है तो आपको ना क्वेश्चन की स्टडी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो इसलिए ना हम क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से लगाएंगे। क्वेश्चन की रीडिंग लगाकर हम इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बेटा फिर हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट अपडेट करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जॉन एंड जिमी एज ऑन 31 दिसंबर 2025। यानी जॉन एंड जिमी जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, इनकी बैलेंस शीट हमें प्रोवाइडेड है। अब जॉन एंड जिमी की बैलेंस शीट मतलब पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट, क्योंकि जॉन एंड जिमी जो दो ओनर हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म के, दो पार्टनर्स हैं, इन्हीं को मिला के तो पार्टनरशिप फर्म बनती है। तो जॉन एंड जिमी की बैलेंस शीट है मतलब पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है ऑन 31 दिसंबर 2025। और ऑब्वियसली बात है बेटा, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी ईयर एंड में ही प्रिपेयर होती हैं, इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दी है 31 दिसंबर 2025 को। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रोवाइडेड होती है ना, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट जो पहले ओल्ड फर्म चल रही थी उसकी लास्ट जो बैलेंस शीट होती है वो हमें यहाँ पर गिवन होती है। मतलब ओल्ड फर्म की जो भी रिसेंट बैलेंस शीट अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। और इस बैलेंस शीट को पढ़कर और कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती हैं, उनको ध्यान में रखकर बेटा हमें अपना प्रिपेयर करना होता है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो जब मैं बैलेंस शीट यहाँ पे पढ़ूंगा ना, तो इट्स नॉट अबाउट कि हम बैलेंस शीट को बस प्लेन स्टडी करेंगे। हमें यहाँ पे ना बैलेंस शीट से मोस्ट ऑफ द जो ये क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी रहती है, इससे मोस्ट ऑफ द हमें इंफॉर्मेशन क्या करनी है, बोलते हैं ना एनालाइज करनी है, ग्रैब करनी है। जितनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल निकाल पाए अपने क्वेश्चन, अपने आंसर के लिए, उतना बेहतर है। तो याद रखना, जब भी आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे ना, तो आपको अपनी बैलेंस शीट स्टडी करते टाइम इन चार चीज़ों को बोलते हैं ना यहाँ पर ढूंढना है। हमेशा आप ये करेंगे बेटा। वैसे तो देखो चेंज इन पीएसआर में यहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर आपस में रेशो चेंज कर रहे हैं। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। वहाँ नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो वहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्टनरशिप फर्म में फिर आगे जाकर आप देखोगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है बेटा, ठीक है, चाहे पार्टनर आपस में रेशो चेंज करे या नया पार्टनर एडमिट हो या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले फर्म से, या किसी पार्टनर की बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से डेथ हो जाए, तो चाहे कारण कुछ भी हो मेरे बच्चे, कारण चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन जब अकाउंटिंग करनी है, फुल फ्लैज क्वेश्चन जब प्रिपेयर करने हैं, तो क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट दी गई होगी
आपको ये 4 चीज़ें वहाँ पर ऑब्ज़र्व करनी है। सबसे पहले देखना है कैपिटल कितनी दी हुई है ओनर्स की। आपको ये देखना है क्या पार्टनरशिप फर्म के पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफ़िट जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफ़िट एंड रिज़र्व कहते हैं, क्या वो तो गिवन नहीं है? क्या हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो तो गिवन नहीं है? क्या हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में परचेज गुडविल तो गिवन नहीं है? ये 4 चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट प्लेन स्टडी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर ये 4 चीज़ें देखने की कोशिश करनी है। और ये देखो ये 4 चीज़ें ना आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी, देखो जैसे ये बैलेंस शीट दी हुई है, ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी। इसमें देखो कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने 11th क्लास में भी पढ़ा ही है, पढ़ते आ रहे हो कि कैपिटल बिज़नेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी, ठीक है? यस। फिर आपको ना देखो अपने देखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको पता है ऑलरेडी 4 तरीके के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के पास हो सकते हैं, जिनका नाम है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको ये 4 प्रॉफिट देखने हैं कि ये बैलेंस शीट में है कि नहीं। फिर आपको देखना है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको पता है ऑलरेडी प्रायर लेक्चर्स में मैं इनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर, आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो आपको ना ये लॉसेस यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ढूंढने हैं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड ये 3 तरीके के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यानी फिक्टिशियस एसेट तो गिवन नहीं है, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको देखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई परचेज गुडविल गिवन तो नहीं है, ठीक है? तो ये 4 चीजें आपको देखनी है। सर ये क्यों देखनी है? देखो ऐसा है ना बेटा कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल लेस होती है। और जो भी परचेज गुडविल होती है बेटा उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रिसो में राइट ऑफ करते हैं, तो इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल माइनस होती है। यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यानी फिक्टिशियस एसेट और जो परचेज गुडविल है ये तीनों किस में जाके मिल जाती है? कैपिटल में जाकर मिल जाती है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें ना ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज और परचेज गुडविल के आइटम ढूंढने होते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट स्टडी करें और बैलेंस शीट स्टडी करते टाइम ही हमें कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज और परचेज गुडविल की इंफॉर्मेशन पता रहे, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आइटम्स बोलते हैं ना कि प्लेस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा अपनी ओल्ड बैलेंस शीट जब भी आप स्टडी करें तो ये 4 चीजें आपको देखनी है। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस, ठीक है? आइए चलिए बैलेंस शीट पढ़ते हैं और हम ये 4 चीज जो मैंने अभी आपको बताई है कि हमें हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट पढ़ते टाइम पिक करनी है। हम देखेंगे कि हमें वो 4 जो आइटम्स गिवन है क्या उनमें से कोई भी आइटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो देखो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो जॉन और जिमी की कैपिटल दे रखी है, तो देखो कैपिटल तो मिल गई आपको, ठीक है? और कैपिटल तो हमेशा ही आपको दिखाई देगी क्योंकि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ओनर्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो कैपिटल आपको हमेशा दिखाई देगी। इसके बाद देखो आपको रिजर्व देखने को मिल गया। अब रिजर्व आपको पता है, देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना 4 तरीके के होते हैं पर इसमें रिजर्व 3 होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमें क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व दिया गया, तो रिजर्व का मतलब हम ऑटोमेटिक क्या मान लेंगे? जर्नल रिजर्व मान लेंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि ये क्या है? जर्नल रिजर्व है, ठीक है? यस। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास है क्रेडिटर्स, ठीक है? आई नो क्रेडिटर्स के बारे में आपको पता होगा, ये ऐसे सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस को गुड्स उधार दिए थे, ठीक है? बट अभी तक हमारे बिजनेस ने, हमारी पार्टनरशिप हमने इनको पेमेंट नहीं करी, तो ऐसे सप्लायर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स। और ये यहाँ पे लायबिलिटी साइड आपको शो होते हुए दिख रहे हैं। फिर एसेट साइड में देखो बेटा आपको गुडविल दिखाई दे रही है, तो देखो एसेट साइड में आपको गुडविल दिखाई दे गई है, तो इसका मतलब है ये कौन सी गुडविल है? दैट इज नोन एज परचेज गुडविल। तो आपको देखो परचेज गुडविल भी यहाँ पर देखने को मिल गई है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ो, ओल्ड बैलेंस शीट पढ़ो, तो ऐसे पिक करना आना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे का जो माइंड है वो काफी एनालिटिकल रहता है और क्वेश्चंस जब वो क्वेश्चन पढ़कर जब उनके आंसर्स करने की कोशिश करता है तो वहां पर उसको आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन
पता होती है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। याद रखना, इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो सिर्फ प्लेन क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जितनी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सको वहां से निकालना आपको आना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग आपको यहाँ पे दिया है 40,000 रुपीज, फर्नीचर आपको दिया है 3,750 रुपीज, स्टॉक आपको दिया है 25,000, डेटर आपको दिया है 20,000, इन्वेस्टमेंट दिया है 15,250, बैंक बैलेंस दिया है 4,500, कैश बैलेंस दिया है 1,500। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कैपिटल भी मिल गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में एक ही आपको प्रॉफिट दिख रहा है जनरल रिजर्व, और आपको एसेट साइड में परचेज गुडविल देखने को मिल रही है, बट कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो जो था वो आपने यहाँ से पिक कर लिया, बोलो हाँ कि ना? यस। बैलेंस शीट का टोटल दे दिया 1,16,000, 1,16,000। और अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है। देखो, आपने ओल्ड बैलेंस शीट पढ़कर जो जो इंफॉर्मेशन मेनली पिक करनी थी करी, अब मेन है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स को बहुत केयरफुल तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेनली एडजस्टमेंट्स पढ़कर ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमारी पार्टनरशिप फर्म में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और यही बातें फिर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में भी मेंशंस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, कि जॉन एंड जिमी जो पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म के, इनके बीच का जो रेशो था वो 2:1 था। ठीक है, 2:1 था। पर इन्होंने फ्रॉम 1 जनवरी 2016, ठीक है, यानी 1 जनवरी 2026 से इन्होंने एग्री करा कि अब हम शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वल। यानी अब से हमारे बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से समझ में आ रहा है क्लियरली कि पहले जॉन एंड जिम्मी के बीच का रेशो था 2:1, पर अब ये अपना रेशो रख रहे हैं 1:1। यानी ये आपस में ही रेशो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से नहीं उठाया गया है, ये चैप्टर उठाया गया है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर आपस में रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इसी पर्पस के लिए मेरे बच्चों आपको कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन दे दी है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपको एप्रिशिएट करनी है 25% से। मतलब जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन आपको पता चल रहा है कि जो ओल्ड फर्म में जो लैंड एंड बिल्डिंग थी आपके पास पड़ी हुई, ठीक है, जो हमें बैलेंस शीट में दिख रही है 40,000 से, उसका अमाउंट आपको एप्रिशिएट करना है 25% से। देखो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय। देखो बाय का मतलब होता है सेल। यानी आपको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग 25% से बढ़ानी है, तो बढ़ाओगे अपना एसेट इंक्रीज करोगे तो आपको फायदा होगा। तो ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ऑब्वियस सी बात है एसेट बढ़ रहा है तो आपको फायदा होगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। फिर इसने कहा कि फर्नीचर वैल्यूड एट 3,250, यानी आपको अपना फर्नीचर वैल्यूड करना है एट। देखो एट का मतलब होता है तक। ठीक है, कि आपको अपने फर्नीचर की वैल्यू कहाँ तक कर देनी है, 3,250 तक कर देनी है। तो आप ये देखोगे कि आपका फर्नीचर पहले कितना था पुरानी बैलेंस शीट में, तो ये था 3,750, बट अब आपको इसे करना है कितना, 3,250। यानी आपका फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 500 रुपये से रिड्यूस हो रहा है। और अगर 500 रुपये से रिड्यूस हो रहा है मेरे बच्चे, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये नुकसान आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करोगे। ठीक है, इसके बाद बोल दिया कि जो मार्केट वैल्यू है स्टॉक की वो हो चुकी है 22,500 रुपीज की। तो आप ये देखो कि पहले ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या थी, 25,000, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन आपने स्टॉक की मार्केट वैल्यू चेक करी तो ये 22,500 रुपये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 2,500 रुपये से डाउन हो रही है। तो इसे भी मेरे बच्चों हमें कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपको नुकसान होगा, और ऐसे में इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में प्लेस डाउन करना होगा। फिर इन्होंने कह दिया कि आपको एक प्रोविजन फॉर बैड डेट भी क्रिएट करना है 5% का, जो कि क्रिएट मेनली होगा डेटर्स के ऊपर।
देखो आपको पता है मेरे बच्चे कि जब हमने पुरानी बैलेंस शीट देखी थी तो हमें डेटर के अंदर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस होता हुआ नहीं दिख रहा था। यानी पुरानी फर्म में हमें अपने डेटर्स पे कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था कि फ्यूचर में कुछ डेटर क्या हो सकते हैं, बैड डेट, हमें कोई शक नहीं था। हमें लगते थे कि हमारे सारे डेटर्स गुड हैं, सारे डेटर अच्छे हैं, सब हमें पैसा दे देंगे। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमें पता लग रहा है कि कुछ हमारे डेटर ऐसे निकल कर आ सकते हैं भविष्य में जो इन फ्यूचर बैड डेट हो सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कुछ बैड डेट हो सकते हैं, तो उसके लिए बेटा हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज उसका एक प्रोविज़न मेंटेन कर देंगे। आज हम अपनी इनकम को रिड्यूस करेंगे और अपना एक प्रोविज़न मेंटेन कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम रिड्यूस करके जब हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं, तो प्रोविज़न में जितना भी पैसा आता है बेटा, इस पैसे को बिज़नेस अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूज़ नहीं कर सकती है। इस पैसे को सिर्फ़ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जिस पर्पज़ के लिए प्रोविज़न बनाया गया है, और प्रोविज़न बनाया गया है फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लिए। दैट्स व्हाई प्रोविज़न बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल बिज़नेस अपनी मर्ज़ी से कहीं बोलते हैं ना, इधर-उधर नहीं कर सकती। इसलिए याद रखना, जब-जब प्रोविज़न बनता है तो ये बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी का भी प्रतीक होता है। तो बताओ, ये 5% का बनाना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अब ये 5% किस पे बनेगा? तो देखो इसने लिखा है क्रिएटेड ऑन डेटर्स, और नहीं भी लिखते क्रिएटेड ऑन डेटर तो हमें वैसे भी पता था कि ये डेटर पे ही क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ना 20,000 का 5% निकालना है, तो अगर आप 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1000 रुपीज़ निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मेरे बच्चे 1000 का प्रोविज़न मेंटेन करना है, जिससे कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि हमारी यहाँ पर प्रोविज़न नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने से? 1000 रुपीज़ से। तो जब आपकी 1000 रुपीज़ से बेटा प्रोविज़न नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो इससे आपको नुकसान होगा, और ये भी कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। और जो ई पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट है, वो है गुडविल से रिलेटेड। याद रखना बेटा, बैलेंस शीट के बाहर अगर कोई भी गुडविल दी गई है ना, तो वो गुडविल हमेशा कौन सी गुडविल होती है? फर्म गुडविल होती है। और फर्म गुडविल का जो हम एडजस्टमेंट है, वो हमेशा करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। याद रखना, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है। इसे हम बेटा हमेशा ओल्ड रेशो में क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, परचेज गुडविल तब अराइज हुई थी, ठीक है, जब हमने किसी अनदर बिजनेस को एक्वायर करा था अपने बिजनेस के अंदर नेट एसेट से ज्यादा हायर अमाउंट पर पे करके। लेट बी सपोज किसी बिजनेस की वैल्यू 20 लाख थी, हमने 25 लाख पे करके किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लिया, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो हमने कहा हमने उस बिजनेस की गुडविल एक्वायर कर ली। तो जब हम किसी बिजनेस की गुडविल हायर अमाउंट देकर एक्वायर करते हैं, तो वो गुडविल हमारे लिए परचेज गुडविल होती है। उसके लिए बेटा हम पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन इनकर्ड करते हैं, है ना। हमने जो 20 लाख का बिजनेस 25 लाख में खरीदा, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिए वो गुडविल है, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, इसलिए परचेज गुडविल को बिजनेस में शो किया जाता है। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बेटा हमारा जो AS 26 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात करता है, और गुडविल हमारा क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट। तो AS 26 कहता है कि गुडविल नाम का जो इंटेंजिबल एसेट है, स्पेसिफिकली परचेज गुडविल, आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ कर दोगे। कारण क्या दिया जाता है? कारण यही दिया जाता है कि ये जो आपने पहले परचेज गुडविल एक्वायर करी थी, ठीक है, किसी दूसरे बिजनेस की गुडविल एक्वायर करी थी, अब ये आपकी फर्म की गुडविल के ही अंदर मिक्सअप हो चुकी है। अब आप इसका बेनिफिट ले चुके हो, ले रहे हो। और अब परचेज गुडविल को क्योंकि हम फर्म गुडविल के अंदर मिक्स कर चुके हैं, ये गुडविल हमारी फर्म गुडविल के अंदर मिक्स हो चुकी है, तो अब इस गुडविल को अलग से क्लासिफाई करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए इस परचेज गुडविल को अब आगे कंटिन्यू करना जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए इस परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए। AS 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम परचेज गुडविल को रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कंप्लीटली राइट ऑफ करते हैं। पर बेटा AS 26 जो फर्म गुडविल को लेकर ट्रीटमेंट बोलता है, वो ये बोलता है कि जो भी फर्म गुडविल थी, ठीक है, जो भी फर्म गुडविल थी, वो क्रिएट करी गई थी ओल्ड फर्म में, ठीक है। ओल्ड फर्म में जितने एफर्ट्स दिए गए, जितनी मेहनत करी गई, ठीक है, तो ओल्ड फर्म के एफर्ट्स के दौरान ही ये गुडविल क्रिएट करी गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है फर्म की गुडविल ओल्ड रेशो, यानी ओल्ड फर्म में एफर्ट जितने भी दिए उनके द्वारा क्रिएट करी गई थी। अब क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो फर्म गुडविल के अंदर ना बेटा किसी पार्टनर का शेयर अब पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, किसी पार्टनर का शेयर पहले से कम हो जाता है। तो ये जिस पार्टनर का शेयर बढ़ता है फर्म गुडविल के अंदर,
वो गेनिंग पार्टनर होता है, और जिस पार्टनर का शेयर घटता है फर्म गुडविल के अंदर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बेटा फर्म गुडविल में हमें ये देखना होता है कि रेशो चेंज करने से किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका शेयर घट रहा है। जिसका शेयर बढ़ रहा है वो गेन कर रहा है, जिसका शेयर घट रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पार्टनर अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन फर्म गुडविल को एडजस्ट करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, क्योंकि ये सेक्रीफाइस और गेन होना नहीं चाहिए था। क्योंकि रेशो चेंज नहीं होता तो सब नॉर्मल होता है, रेशो चेंज करा तो फर्म गुडविल के अंदर किसी पार्टनर का शेयर बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया, किसी पार्टनर का शेयर पहले से कम हो गया, इसलिए फर्म गुडविल को एडजस्ट करा जाता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। आई होप सो कि आप कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे एंड फर्म गुडविल एंड परचेज गुडविल। याद रखना, परचेज गुडविल इज अ डिफरेंट गुडविल, फर्म गुडविल इज अ डिफरेंट गुडविल। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों का सेपरेट एक अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। बोलो क्लियर है? यस। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि आप शो कर दो रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म की रिवाइज्ड बैलेंस शीट शो करो। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2026, जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस दिन नई फर्म के लिए बैलेंस शीट बनाओ। और जो एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट बन सकते हैं, लेजर अकाउंट बोले तो जो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना सकते हो वो बनाओ। और अगर आपके कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, जो कि होंगे, क्योंकि फर्म गुडविल है तो फर्म की गुडविल को हमें ट्रीट करना होता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है बेटा, ये हमें निकालना होता है। तो हमें ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है, तो हम अपना सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालेंगे। और सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ये गुडविल एडजस्ट हो जाएगी, फर्म गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे बच्चे हमें एक छोटा सा नोट बनाना पड़ेगा, और वो नोट हमारा वर्किंग नोट में प्रिपेयर किया जाएगा। तो उसी के लिए लिखा है कि अगर कोई नोट बन रहा है तो वो नोट आप क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करें। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब देखिए इसका ना हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम अपना आंसर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना हम सबसे पहले जो प्रिपेयर करेंगे ना बेटा, वो प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग नोट में ना हम सबसे पहले एग्जामिनर को दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। वैसे तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप गेनिंग रेशो भी लगा सकते हो बेटा, पर एक कंफ्यूजन ना रहे, हमारा जो लेक्चर है वो फ्लो में बना रहे, इसलिए हम इस चैप्टर में बेटा कौन सा रेशो अप्लाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कैसे दोगे? सबसे पहले आप ओल्ड रेशो मेंशन करोगे। ठीक है, ओल्ड रेशो मेंशन करोगे, और ओल्ड रेशो यहाँ पर जो जॉन एंड जिम्मी का है, ठीक है, जॉन एंड जिम्मी का जो ओल्ड रेशो है वो है 2:1। ठीक है, तो जॉन और जिम्मी, ठीक है, तो इनका रेशो है 2:1। ठीक है, ये दे रखा था। और नया रेशो क्या है इनका? 1:1। तो जो न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड किया है 1 जनवरी 2026 को, वो है इनका 1:1। इसके बाद हम एग्जामिनर को ना सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर कोट करके दे देंगे। ठीक है, कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो प्रेजेंटेशन आपको ना अच्छे से रखनी है, एग्जामिनर को जितने अच्छे से प्रेजेंट करके दोगे ना आंसर, उतने मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है पेपर हम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं बेटा, पेपर हम अपने एग्जामिनर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। फिर हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे जॉन के लिए। ठीक है, जॉन्स और जिमीज। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रहेगी। आपने पहले भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना इस चैप्टर में सीखा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है 2:1, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो जॉन का शेयर है 2/3 ओल्ड, और जिम्मी का है 1/3। माइनस माइनस टेक एलसीएम, तो याद रखना माइनस करेंगे, न्यू रेशो मेंशन करेंगे, न्यू रेशो है 1:1, शेयर में कोट करोगे 1/2 आएगा न्यू शेयर। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, आपको पता है जब नॉर्मल सिंपल प्लेन नंबर्स होते हैं उन्हें प्लस माइनस करना इजी है, पर फ्रैक्शन को जब प्लस माइनस करते हैं तो टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अब ये बताओ 3 के टेबल में 6, अच्छा 6 कैसे? क्योंकि 3 और 2 के टेबल का कॉमन नंबर 6 है बेटा। एलसीएम लेना आई होप सो कि सबको आता होगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है? देखो 2 टाइम्स, एंड 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 1 जा 3। सॉल्व करोगे
तो 4 - 3 करोगे तो 1/6 होगा। तो यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हो, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यानी जॉन को रेशो चेंज करने की वजह से नुकसान हो रहा है, इसका शेयर पहले से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1/6 से कम हो रहा है। और अगर जिम्मी की बात करें तो जिम्मी का अगर आप देखोगे ना, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो -1/6 आ रहा है। ठीक है, किसका? जिमी का शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मानेंगे कि जो हमारा जिमी है ना, उसको गेन हो रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो अप्लाई हो रहा है, पर जिमी का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब साफ साफ ये है बेटा कि रेशो चेंज करने की वजह से जिमी को शेयर अननेसेसरी भविष्य में ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर जो हमारा जॉन है उसका शेयर बेटा रेशो चेंज होने की वजह से कम हो रहा है। यानी इन फ्यूचर जॉन को अननेसेसरी नुकसान होने वाला है फर्म की गुडविल में, और जिम्मी को बेटा फ्यूचर में एक अननेसेसरी गेन होने वाला है। ठीक है, फर्म की गुडविल में। तो होता क्या है कि पार्टनर्स ने यहाँ पर अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और आज रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही ना जिम्मी जॉन को बोलता है कि देख यार, फ्यूचर में गुडविल में जो अननेसेसरी गेन मुझे हो रहा है रेसो के बढ़ने से, मेरे रेसो के बढ़ने से, उतना मैं तेरे को कंपनसेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जिम्मी कंपनसेट करेगा किसको? जॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले एग्जामिनर को बता देंगे कि जॉन और जिम्मी का हमें पता चल चुका है कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है। हम यहाँ पे एग्जामिनर को कोट करेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में दी थी 15,000। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम बता देंगे कि जिम्मी, ठीक है, जिम्मी कंपनसेट करेगा, जिम्मी कंपनसेट शेयर ऑफ गुडविल टू, किसको करेगा बताओ? जॉन को। अच्छा, कितना करेगा, कितना करेगा? देखो पूरे फर्म की गुडविल है 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है। इसमें हमारे जिम्मी को गेन कितने से हो रहा है? 1/6 से। तो 15,000 का 1/6 ना कंपनसेट करेगा कौन कौन? जिम्मी किसको? जॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जो 12, 6 5 जो 30, यानी फर्म गुडविल के अंदर जिम्मी को फ्यूचर में 2500 रुपये का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जॉन को फ्यूचर में 2500 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही जिम्मी, ठीक है, कंपनसेट करेगा किसको? जॉन को 2500 रुपये अमाउंट देकर। ओके, इस तरीके से हमने ये देखो नोट बना दिया। आई होप सो कि ये नोट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो अप्लाई करा, देखा कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है, फिर ये देखा फर्म की गुडविल 15,000 थी, तो 15,000 में जिम्मी ने कंपनसेट करा जॉन को 2,500 रुपीज से। बोलो क्लियर हो गया? यस। अब हमारा नोट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अब अपने एग्जामिनर को बताएंगे कि अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, हम बना रहे हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अब हम बना रहे हैं लास्ट में अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, न्यू फर्म के लिए, न्यू फर्म के लिए, ठीक है, न्यू फर्म के लिए। तो हेडिंग दे देनी है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर सबसे पहले अपना बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से देखो, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना बेटा, तो आपका आंसर बहुत सुंदर लगता है। इसी तरीके से आपको आंसर एग्जाम में करना है। तो यहाँ पे देखो आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, और देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आई थिंक सो सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, और आपके डेबिट साइड में आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी आपका आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। आप सबको पता होगा बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमें लगता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसका एसेट्स और लायबिलिटी में वैल्यू अगर किसी भी तरीके से चेंज होता हुआ हमें दिखता है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। एक्चुअली में रिकॉन्स्टिट्यूशन में बेटा ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है,
पार्टनरशिप फर्म को यहाँ देखना होता है कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट में अगर कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो उसे हमें रिवाइज करना होता है और उसके लिए हमें यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। ऑफ कोर्स अगर जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवाइज करेंगे तो उससे या तो हमें फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो उसके लिए हम ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। हमें पता भी है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का अदर नेम क्या होता है, बताओ। रिवोल्यूशन अकाउंट का अदर नेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने के कारण, तो इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। इस अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर होता है, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर का ये अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखो हमने ना देखा था हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 25% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें अपनी 25% से बढ़ानी है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड इनकम साइड पे आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और आप क्या करोगे मेरे बच्चे, आपको पता है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की है, आपको इसे 25% से बढ़ाना है। चाहे तो आप ये कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ब्रैकेट में, आप इसे कहीं रफ में भी कर सकते हो, पर ये मेरा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहीं पे करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 वन जा 25, 4 जा 100, 4 से कैंसिल करोगे तो 10,000 टाइम जाएगा, 10,000 टू 1 यानी 10,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 10,000 रुपये से बढ़ रही है, तो आपने इसको फायदा दिखा दिया। फिर क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर वैल्यू हो रही थी 3,250, फर्नीचर की कीमत थी बैलेंस शीट में 3,750, रिकॉन्स्टिट्यूशन में थी 3,250 हो रही है, यानी 500 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू गिर रही है। तो अगर 500 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू अगर गिर रही है तो आपको नुकसान होगा बेटा, तो डेबिट साइड में आएगा ये, तो टू फर्नीचर अकाउंट, और आप 500 रुपये से यहाँ पर अपना एक्सपेंस दिखा दोगे। फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू जो स्टॉक की है वो 22,500 हो चुकी है, जबकि स्टॉक जो पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा था वो 25,000 रुपये का दिख रहा था। 25,000 से 22,500 करोगे अब अपना स्टॉक, तो एसेट का वैल्यू गिराओगे तो आपको नुकसान होगा। तो स्टॉक यानी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आपका एक्सपेंस होगा और आप 2500 रुपये का अपना एक्सपेंस यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। यस, इसके बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कर रहे हो, 5% का ऑन डेटर्स, तो डेटर्स है बेटा 20,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाओगे। प्रोविजन आपके लिए लायबिलिटी है बेटा, यहाँ लायबिलिटी बेटा हमारी बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इससे ना हमारी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी बेटा और हमें नुकसान होगा। तो हमें ना 20,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है बेटा, ठीक है, कि कौन सी साइड हायर है, कौन सी साइड वीक है, ठीक है, कौन सी साइड हायर है, कौन सी साइड वीक यानी लोअर है, ठीक है, आपको ये देखना है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इनकम साइड हायर है और एक्सपेंस साइड लोअर है, ठीक है। आपकी इनकम साइड का टोटल कितना है, आपकी इनकम साइड का टोटल है 10,000 और आपके एक्सपेंस साइड का टोटल है 500, 25 हो गए 3,000 और 1,000 हो गए तो 4,000, तो एक्सपेंस साइड का टोटल है 4,000। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर आपकी कौन सी साइड हायर है, इनकम साइड हायर है और एक्सपेंस साइड वीकर है। तो यहाँ पे ना बेटा आपका डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है, ठीक है, डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है। इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, अपना प्रॉफिट बोलेंगे, और इस प्रॉफिट को हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कभी कभी करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पर करंट में तब करते हैं जब क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड वगैरह लिखा हो। और याद रखना जब फुल फ्लैजेस क्वेश्चन करते हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डैम एंड डेथ, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड रियरली फॉलो होता है, ठीक है। करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल कम लिखा हुआ होता है, जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ज़्यादा अप्लाई होता है। तो याद रखना मेरे बच्चे कि अमूमन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो होता है। पर अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है लिखा है या क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिख रहा है, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई होता है, तब प्रॉफिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम करेंगे जॉन एंड जिम्मी के बीच में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप अपनी इनकम में से, ठीक है, 10,000 में से 6,000 के 4,000 के अगर एक्सपेंसेस घटा भी दोगे सारे के सारे,
तो भी आपके डेबिट साइड में 6000 का बैलेंस बच रहा है, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो डेबिट में जो 6000 का बैलेंस बचेगा उसे प्रॉफिट कहेंगे, और ये प्रॉफिट हम जॉन एंड जिमी के बीच में बांट देंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा, ओल्ड रेशो क्या था? 2:1 था, तो 2:1 में बांटेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। और ओल्ड रेशो 2:1 था, तो 2/3 1/3, ठीक है। अब देखो 3 से 6000, 2000 टाइम कैंसिल हो गया, 2 जा 4000 एंड 2 जा 2000। तो देखो एक को 4000 दे दिया और एक को 2000 दे दिया, यानी टोटल 6000 का प्रॉफिट आपने दे दिया। अब करेंगे टोटल। तो बताइए कौन सी साइड हाइयर थी? इनकम साइड। तो जो इनकम का टोटल होगा ना, वही एक्सपेंस साइड का टोटल होगा। और अगर आप टोटल करोगे भी ना, तो टोटल करके 10,000 ही आएगा। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनकर तैयार होता है। तो याद रखना, रिवोल्यूशन अकाउंट की 4 इन्फॉर्मेशन थी, ABCD, और ये 4 इन्फॉर्मेशन आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में प्लेस डाउन हुई, और यहाँ से आपने अपना क्या निकाल लिया? प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि आपने अपने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ओल्ड रेशो में क्यों करते हैं? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप पुरानी फर्म की बैलेंस शीट के जो एसेट्स और लायबिलिटी उन्हें रिवैल्यू कर रहे हो, तो जो भी ओल्ड बैलेंस शीट को रिवैल्यू कर कर जो भी फायदा नुकसान होगा वो ओल्ड ही रेशो में तो बांटा जाएगा। तो दैट सेड हमने जो भी प्रॉफिट आया उसे ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब इसके बाद बेटा हमारा जो सेकंड अकाउंट यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ बनना, देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 5 आइटम्स ध्यान में रखनी है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिर्फ 5 आइटम्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उन 5 आइटम्स को ध्यान में रखकर आप अपना क्या बना सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो फटाफट देखो हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जॉन, जिम्मी, ठीक है, जॉन और जिम्मी, ठीक है। इस तरीके से देखो आपका अकाउंट बन गया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, जॉन, जिम्मी, ठीक है, पर्टिकुलर, जॉन, जिम्मी, ठीक है, ठीक है सर। और सारा डेटा जो है इस अकाउंट के अंदर वो इन रुपीस में है। मेक श्योर कि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा? लाइबिलिटीज। तो जितना आप पार्टनर्स को फेवरेबल पॉजिटिव यानी इनकम्स वगैरह दोगे, पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। पर अगर आप अपने पार्टनर्स को अनफेवरेबल चीजें जैसे लॉसेस, नेगेटिव आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ऐसे में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, डेबिट होगा, बिजनेस के लिए ओवरऑल लाइबिलिटी कम होगी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो बैलेंस डेबिट होता है। तो पार्टनर्स का अकाउंट जितना बढ़ाओगे क्रेडिट, जितना घटाओगे डेबिट, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। आइए देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल में हमें 5 चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। 5 चीजें हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो 5 चीजें कौन सी थी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ फर्म गुडविल और परचेज गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब लास्ट लेक्चर जो मैंने अभी दिया था रिसेंटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि ये 5 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आइए चलिए, ये 5 चीजें हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये आपको अपनी बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से मिल जाएगा। तो जॉन एंड जिम्मी की कैपिटल कितनी थी? 50,000 और 35,000। तो जब हमने बैलेंस शीट रीडिंग करी थी तो हमें पता चल गया था कैपिटल का बैलेंस क्या है, 50,000 और 35,000। हम इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे विद द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखो, ठीक है। एक का 50,000 बैलेंस और एक का 35,000 का बैलेंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ये हमारे स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो देखो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे प्रॉफिट दिया है, तो जब पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा ना, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि आप पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हो। पार्टनर को प्रॉफिट दोगे तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, तो बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में प्रॉफिट दे दोगे। एक पार्टनर को 4,000 का प्रॉफिट दे दोगे, एक पार्टनर को 2,000 का। दिमाग कुछ लगाना नहीं है क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी एंड पेस्ट करना है। देखो, कॉपी एंड पेस्ट, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड आपका यहाँ पर स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले हम फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। फर्म गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने ये देखा था कि जिम्मी जिम्मी जो गेन कर रहा है गुडविल में, वो कंपनसेट करेगा किसको? जॉन को, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जिम्मी कितना देगा जॉन को? बेटा 2,500 रुपये देगा। तो ये ना पार्टनर टू पार्टनर ट्रांजेक्शन है, तो एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और एक पार्टनर का कैपिटल घटेगा। एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और एक पार्टनर का कैपिटल घटेगा। जिम्मी दे रहा है तो जिम्मी कंपनसेट कर रहा है, तो जिम्मी का कैपिटल अकाउंट घटाएंगे। जॉन को मिल रहा है तो जॉन का कैपिटल हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो, जॉन का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो जिम्मी का कैपिटल अकाउंट घटेगा। ठीक है, अब देखो, जॉन का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो हम बढ़ाएंगे 2,500 से और जिम्मी का अकाउंट घटाएंगे 2,500 से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, जॉन का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि जॉन को पैसे कौन दे रहा है? जिम्मी। ठीक है, तो बाय जिम्मीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, और जिम्मी का कैपिटल अकाउंट घट रहा है क्योंकि जिम्मी से पैसे कौन ले रहा है? जॉन ले रहा है। तो टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ कि ना। तो जिम्मी का अकाउंट कम हुआ, ठीक है, किसके बिहाफ पे? जॉन के बिहाफ पे। और जॉन का अकाउंट बढ़ा है किसके बिहाफ पे? जिम्मी के बिहाफ पे। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें गलती करते हुए इस एडजस्टमेंट में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटमेंट फर्म गुडविल का। पर फर्म गुडविल के साथ साथ हम परचेज गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ गुडविल की बातें चल रही है स्टेप थर्ड में। तो हमने देखा था कि हमारे पास ना यहाँ पे परचेज गुडविल भी था। जब हमने बैलेंस शीट स्टडी करा था तो हमें पता चला था कि परचेज गुडविल भी है 6,000 रुपीज की। तो हम ये परचेज गुडविल बेटा क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। इसे राइट ऑफ करना होता है। तो जब हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, तो इससे क्या होता है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है। ठीक है, हम बिजनेस की बैलेंस शीट से एसेट को खत्म कर रहे हैं। एसेट को खत्म करते हैं तो इससे जो भी नुकसान होता है, जो भी बर्डन होता है, वो पार्टनर को मिलता है। तो इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि हम इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे और ओल्ड रेशो था हमारा 2:1, 2:1। ठीक है, तो 6,000 की गुडविल को अगर आप 2:1 में राइट ऑफ करोगे तो 4,000 2,000 आएगा। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाओ तो हमारे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी कितना आ रहा था? 6,000 आ रहा था, जो कि 4,000 2,000 ओल्ड रेशो में ही बांटा गया था। ठीक है, 2:1 में, तो एक का 4,000 2,000 आ रहा। तो स्मार्ट वर्क करो, 6,000 को अगर आप 2:1 में बांटोगे तो एक को 4,000 का गुडविल राइट ऑफ कर दोगे, एक को 2,000 का गुडविल राइट ऑफ कर दोगे। और आप रफ में भी निकाल सकते हो, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाओ। जब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी 6,000 था, उसको भी आपने ओल्ड रेशो में ही बांटा 2:1 में, तो 4,000 2,000 आया। तो सेम हमारी परचेज गुडविल का भी अमाउंट 6,000 है, इसको भी हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 4,000 2,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया मेरे बच्चे गुडविल का, जो कि स्टेप नंबर थर्ड था। स्टेप नंबर फोर्थ में आप बैलेंस शीट में जाते हो और देखते हो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है। तो देखो, कोई लॉस तो नहीं था हमारे पास, पर हाँ, हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, जिसका नाम था रिजर्व। 6,000, देखो इसका अमाउंट भी 6,000 है। तो कुछ नहीं इसके ऊपर बात बोली गई है, कोई कमेंट पास नहीं है, कुछ एडिशनल कोई बात नहीं बोली गई है। तो हम इस रिजर्व को सीधा सीधा अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6,000 को अगर हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशो में करेंगे क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में था प्रॉफिट, तो इसे बांटा भी जाएगा ओल्ड रेशो में। तो हम क्या करेंगे? बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट हम दे रहे हैं ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 6,000 है, ओल्ड रेशो में देंगे 2:1 में, तो अगेन ये 4,000 और 2,000 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, क्योंकि और कोई प्रॉफिट है नहीं और कोई लॉसेस है नहीं। ठीक है, दैट्स इट। और लास्ट में आपका स्टेप नंबर 5 आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट तो नहीं लेकर जा रहा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट लेकर जाता है तो उस एसेट का नाम हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू एसेट अकाउंट, और जो भी पार्टनर लेकर जाता है उसका कैपिटल अकाउंट हम घटा देते हैं।
क्योंकि बिजनेस का एसेट लेकर जा रहा है पर पैसे तो दे ही नहीं रहा, तो ऐसे में बेटा बिजनेस उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देती है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं बोला गया था कि कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, एसेट लेकर जा रहा है। तो दैट्स इट बेटा, यहाँ पर आके आपके पूरे 5.5 आइटम्स आपने यहाँ पर क्लियरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, जिसमें से आपको 4 स्टेप तो दिखाई दिए बट 5वां स्टेप यहाँ नहीं था तो वो स्किप हो गया। तो इसलिए अब आप यहाँ टोटल करोगे, और टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड क्यों बड़ी है? क्या ये इत्तेफाक था कि एक लॉजिक है? ये एक लॉजिक है बेटा, क्योंकि ये अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट के नेचुरली जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट ही साइड यहाँ पे बड़ी होगी। तो अगर देखा जाए तो टोटल होगा 60,500, ठीक है। अगर आप टोटल करोगे ना, 50 में 4,000 ऐड करोगे, 54 में 2,500 ऐड करोगे तो 56,500, एंड 4,000 ऐड करोगे तो 60,500 होगा। वैसे ही जिम्मी का टोटल करोगे क्रेडिट साइड तो ये आपको दिखाई देगा 39,000, और जो क्रेडिट का टोटल है ना वही यहाँ पे डेबिट का टोटल भी हो जाएगा, 60,500, ठीक है, और 39,000, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे बच्चे, जो भी डेबिट फिगर्स हैं, नेगेटिव फिगर्स हैं ये जो, इनको माइनस करना है। तो इससे आपके पास डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, विच इज़ नोन एज टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और इसको हम अपना बोल देंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोल देंगे इसको? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, निकालो जरा। देखो 60,500 में से 4,000 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 56,500, ठीक है। और 39,000 में से 2,500 और 2,000 जाएगा, यानी टोटल 4,500 लेस करेंगे 39 में से, ठीक है ना। 39 में से टोटल 4,500 लेस करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, 34,500, ठीक है। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया, और जब हम आगे अभी ये नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जब हम कैपिटल मेंशन करेंगे तो वहां चला जाएगा ये बैलेंस। बोलो क्लियर है? यस। तो देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई हो। और देखो क्लोजिंग बैलेंस ना हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि देखो ये लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट साइड हमेशा हायर होगी, डेबिट साइड लोअर होगी, तो डेबिट में बैलेंस बचेगा और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और याद रखना ये ना पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है क्लोजिंग, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा दोबारा, कहाँ से? क्रेडिट साइड से, ठीक है। यस, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा थर्ड स्टेप में हमारा बनेगा यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है। हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है, न्यू फर्म के लिए बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट, देखो, ठीक है, एज ऑन, ठीक है, 1 जनवरी, क्योंकि ये रेशो चेंज कर रहे थे 1 जनवरी 2026 को। तो नई फर्म के लिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना देंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड बेटा लाइबिलिटीज की होगी, ठीक है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले कैपिटल मेंशन करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है हम कैपिटल किसकी मेंशन करेंगे सबसे पहले? देखो सबसे पहले लाइबिलिटी में कैपिटल मेंशन करनी है आपको, तो जॉन और जिमी की कैपिटल मेंशन करेंगे। कौन सी कैपिटल मेंशन करेंगे? जो आपने अभी निकाली, ठीक है। जॉन की कैपिटल कितनी आ रही थी क्लोजिंग? 56,500। कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे इनर कॉलम में। वैसे ही जिमी की भी क्लोजिंग कैपिटल लोगे और इनर कॉलम में पेस्ट कर दोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये 50, 30, 80, 91,000 यहाँ पर निकल कर आपका आ जाएगा, ठीक है, टोटल कैपिटल। फिर इसके बाद बाकी लाइबिलिटीज के लिए आप पुरानी बैलेंस शीट देखोगे, तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो कैपिटल है वो तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि आप कैपिटल अपडेट कर चुके हो, क्लोजिंग कैपिटल आपने मेंशन कर दिया नई बैलेंस शीट में। रिजर्व आप लिखोगे नहीं, क्योंकि रिजर्व आप पार्टनर्स के बीच में कैपिटल अकाउंट में बांट चुके थे, तो इसको तो हम मेंशन करेंगे नहीं। क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर्स कितने बेटा? 25,000, क्योंकि इन पर कोई बात नहीं बोली गई थी, तो क्रेडिटर आपके एज यूजल 25,000 रुपीज से ही यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। बाकी बात करें बेटा एसेट साइड, तो एसेट गुडविल दिया था सबसे पहले, गुडविल बेटा हम राइट ऑफ कर चुके हैं,
ओल्ड रेशो में हमने अपने पार्टनर्स के बीच में इसे पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ कर दिया था, पार्टनर्स कैपिटल को हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल हम रिड्यूस भी कर चुके थे, तो गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, तो इसलिए गुडविल को हम प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी है 40,000। आपको याद होगा लैंड एंड बिल्डिंग पे कमेंट पास किया था कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 25% से अप्रिशिएट हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है ना बेटा 40,000, उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसे प्लस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से, क्योंकि हमारा ना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 25% से। तो 25% कितना आ रहा था हमारा, 40,000 का 25% निकाला था तो 10,000 आ रहा था, ठीक है। 25% निकाला था ना तो 10,000 आ रहा था ये। तो हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अपडेट करके 40 से कितनी कर दी, 50,000 कर दी। इसके बाद फिर हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर 3,750 है, पर फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 3,250 हो चुकी थी। तो हमें अपने फर्नीचर की वैल्यू को घटाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा फर्नीचर यूं तो 3,750 रुपीज़ का था, पर हमें इसे घटाना है, ठीक है, माइनस रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसकी वैल्यू हम कितने से घटा देंगे मेरे बच्चे, 500 रुपये से घटा देंगे, और इसकी वैल्यू कर देंगे 3250। इतना ही हमें करना था, ठीक है। तो अपडेट कर लिया। इसके बाद है स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक था 25,000, पर स्टॉक पे देखो कोई कमेंट पास किया है, हाँ देखो सी पॉइंट में लिखा था कि स्टॉक का मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है, 22,500। तो स्टॉक जो है ना मेरे बच्चे, वो पुरानी बैलेंस शीट में तो 25,000 है, पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पता चला उसकी मार्केट वैल्यू 22,500 है। तो हमें अपने स्टॉक की वैल्यू घटानी है, माइनस करनी है, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू करेंगे 2,500 रुपये, और मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 22,500, और ये भी अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं देखो। फिर इसके बाद है डेटर, डेटर थे 20,000, बट हमें इसके ऊपर प्रोविजन बनाना था 5% का। तो देखो डेटर्स थे 20,000। अब आपको पता है हम इस पे प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन देखो लायबिलिटी होती है, आप चाहे इसे लायबिलिटी साइड दिखाओ प्रोविजन को, या जैसा हमारा सीबीएसई बोर्ड जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से ही लेस कर देते हैं, यूजर्स को अटेंटिव रखने के लिए, यूजर्स को बताने के लिए कि मानते हुए चलो कि भाई इतने डेटर्स पे हमें शक है, तो इतना नेट डेटर है जिससे पैसा मिलने की उम्मीद है। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन यूजर को इन्फॉर्म्ड करने के लिए हम प्रोविजन को टेम्पररी पर्पस के लिए डेटर से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जो कि 5% कितना आ रहा था, 20,000 का 5% हमने निकाला था, तो ये 1,000 आ रहा था। तो 1,000 का हमने प्रोविजन बनाया, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 19,000 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू भी हमने रिफ्लेक्ट कर दी। अगर कोई बच्चा प्रोविजन को लायबिलिटी साइड लिखना चाहता है लिख सकता है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, पर फिर डेटर की वैल्यू आपको डायरेक्ट 20,000 बाहर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सीबीएसई इस तरीके से फॉलो, सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है वो इस तरीके से फॉलो करता है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेटर के बाद इन्वेस्टमेंट 15,250। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटा कोई भी बात नहीं बोली गई थी, तो इन्वेस्टमेंट को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 15,250, ठीक है। बाकी हमारा जो बैंक बैलेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ना कोई पैसा आ रहा है ना जा रहा है। तो बैंक अकाउंट हमारा था बेटा 4,500, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम अपना लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी हमारा कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो टोटल करोगे अपनी बैलेंस शीट का, पर टोटल करने से पहले मेरी एडवाइस है आपको कि बस जस्ट टोटल करने से पहले एक बार ना अपना ये देख लो कि रिवोल्यूशन अकाउंट में कितने इम्पैक्ट्स हो। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में ना पहला इम्पैक्ट फर्नीचर, दूसरा स्टॉक, तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चौथा लैंड एंड बिल्डिंग, ये 4 इम्पैक्ट हुए। प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं था, प्रॉफिट बैलेंस था बेटा। तो ये 4 इम्पैक्ट ना आपके रिवोल्यूशन में हुए, तो ये 4 इम्पैक्ट ना आपके बैलेंस शीट में भी हुए होंगे देखो। तो पहला इम्पैक्ट रिवोल्यूशन, दूसरा इम्पैक्ट फर्नीचर, तीसरा इम्पैक्ट स्टॉक, चौथा इम्पैक्ट डेटर में, ठीक है। तो चारों के चारों इम्पैक्ट्स यहाँ पे हुए हैं, मतलब आपने रिवोल्यूशन का सारा इम्पैक्ट अपनी बैलेंस शीट में भी किया है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आप यहाँ पर टोटल कर सकते हो। तो अगर आप टोटल करोगे तो पहले हम लाइब्रेरी साइड का टोटल करते हैं, 91,000 प्लस 25,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,16,000, ठीक है। एंड सेम आपका ना एसेट साइड का टोटल भी यही आना चाहिए,
ठीक है, 50,000 प्लस 3250 प्लस 22,500 प्लस 19,000 प्लस 15,250 प्लस 4,500 प्लस 1,500। तो देखो ये भी सेम उतना ही आ रहा है, 1,16,000। तो हम यहाँ से समझ गए बेटा कि अगर आप ना अपने वर्किंग नोट से अपने कंसेप्ट को अच्छा बनाओ, वर्किंग नोट अच्छे से प्रिपेयर करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर करो, पार्टनर्स कैपिटल अगर अकाउंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, वो 5 आइटम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, बैलेंस शीट में प्रॉपर चीज़ें प्लेस डाउन कर रहे हो, रिवोल्यूशन के सारे इम्पैक्ट्स मेंशन कर रहे हो, तो बैलेंस शीट 101% टैली होगी। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो टैली करने से रोक दे आपको, पर बस बात यही है कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने आंसर को करना है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन रीडिंग से लेके मैंने इसके सॉल्यूशन तक एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा मेरा बैलेंस शीट टैली हुआ है। ठीक है, तो याद रखो, लॉजिकल चलोगे, सिस्टमैटिक चलोगे तो आंसर हमेशा सही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा आज का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में एक और फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अपने फुल फ्लैज क्वेश्चन की सीरीज में अपने इस टॉपिक को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो के अपलोडेड होते साइड आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करवा सकते हो। ठीक है, और आपका छोटा सा एफर्ट जो होगा मेरे बच्चे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टाटा बाय बाय, सेव नारा, बाय।